कुंती की बहू कंचन को शादी किए हुए सिर्फ 20 ही दिन हुए थे, लेकिन इन 20 दिनों के अंदर ही कंचन ने अपने ससुराल वालों को 100 से ज्यादा बार मायके जाने की धमकी दे दी थी, क्योंकि उसे अपने मायके से ससुराल आने के बाद ज्यादा ही गर्मी लग रही थी। माँ जी, अगर ऐसे ही गर्मी रही तो मैं यहाँ नहीं रह सकती। आप सुन रही है ना, मैं अपने मायके चली जाऊंगी। भूल जाओ कि तुम अभी मायके जाओगी। शादी के ना कुछ महीने भी नहीं हुए अभी, और हर वक्त सिर्फ मायके जाने की धमकी देती रहती हो। शर्म नाम की कोई चीज है क्यों तुम्हारे अंदर? या तो आप घर में एसी लगवा दीजिए या फिर मुझे मेरे मायके छोड़ आइए। अच्छा, तुम्हारे पिताजी ने तो इतना दहेज भी नहीं दिया जो एसी लगवा दूं। ठीक है, अगर एसी नहीं लगवा रहे हो तो कोई बात नहीं, मुझे ही कुछ करना होगा। अरे नहीं नहीं बहू, हम सब भी तो रहते हैं। माँ जी, इतनी गर्मी मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही है। हम सब भी तो यहाँ इतनी गर्मी में रह रहे हैं ना। कंचन का मायका अमीर था और ससुराल गरीब, जिस वजह से कंचन अपने ससुराल में गर्मी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। शादी के कुछ दिनों बाद से वो अपने मायके जाने की जिद करने लगी थी, और तो और वो घर का कोई भी काम नहीं करती थी। अरे बहू, अब तक बैठी टीवी देख रही है, शाम का खाना नहीं बनाना है तुझे? माँ जी, इतनी गर्मी में किचन में मैं खाना नहीं बना सकती, इसीलिए मैं तो कह रही हूँ कि मुझे मायके छोड़ आओ। बहू देख, हर वक्त मायके जाने की जो जिद लगा कर बैठी है तू, मायके नहीं जा सकती। कह दिया तुझे, और तुझे घर का काम काज करना ही होगा। सुबह भी खाना मैंने बनाया है। अरे इतनी गर्मी है तो और लोग खाना पीना नहीं बना रहे हैं क्या? माँ जी, आप मुझसे खामखा बहस कर रही हैं, बाकी आपको जो सही लगे। अरे भाई, क्या बात हो गई? क्यों लड़ाई झगड़ा कर रही है अपनी बहू से तू? अभी तेरी बहू को आए हुए तो महीना भी नहीं बीता है। अरे विमला, क्या बताऊं, इस औरत ने तो नाक में दम करके रखा है। हर वक्त मायके जाने की धमकी देती रहती है। अब गर्मी है तो क्या सभी बहुएं अपने मायके बैठी हैं? तेरी भी बहू यहाँ कामकाज कर रही है कि नहीं? कल ही मायके गई है मुझे धमकी देके कि अगर घर में एसी नहीं लगवाया तो पूरी गर्मी नहीं आऊंगी, और मैंने भी छोड़ दिया। पूरी गर्मी तो मैं उसे बुलाने से रही। अब चाहे 4-5 महीना बैठकर वहाँ खाए या 10 महीने बैठ के खाए, है तो अपने बाप के ही घर पे ना। अरे सारी बहू ऐसी ही निकल गई। मैं तो इससे बहुत ज्यादा परेशान हूँ। पूरे दिन कमरे में बैठकर कूलर पंखा चला कर रखती है। बिजली का बिल इस गर्मी में तू जानती है कि कितना आता है, लेकिन मेरी बहू नहीं। जी का जंजाल हो गई है ये। सुनिए जी, ऑफिस से आते हुए खाना ले आइएगा, क्योंकि इतनी गर्मी में मेरे बस का नहीं है खाना बनाना। ये तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है क्या? बाहर का खाना खाओगी? अरे गर्मी कितनी है, बाहर का खाना नुकसान करता है। अरे कोई जरूरत नहीं है बाहर का खाना खाने की। माँ को कहो कि वो बना देंगी खाना। ज्यादा नौटंकी करने की जरूरत नहीं है, समझी? अरे अब तेरी बहू खाना नहीं बना रही है तो खाना तुझे ही बनाना पड़ेगा। इस बुढ़ापे में तो तेरी बहू ने तुझ पे अत्याचार करना शुरू कर दिया है। बहुएं ऐसी होती है क्या कुंती? अब न तुझे सास बनना पड़ेगा। अरे विमला, मेरी तो किस्मत फूट गई। बेटे की शादी करके सोचा था बेटे की शादी कर दूंगी तो सुख मिलेगा, लेकिन यहाँ तो सब कुछ उल्टा हो रहा है। जब से मेरी बहू आई है दुख ही दुख मिल रहा है, और हर वक्त बस एक ही ताना सुनने को मिलता है, गर्मी इतनी है, गर्मी इतनी है, एसी लगवा दो। तेरे भी दिन मेरी तरह उल्टे आ गए हैं। अब क्या कर सकते हैं? इन्हें घर से तो निकाल नहीं सकते हैं, अपनी ही बदनामी होगी। लेकिन तू भी ना जैसे को तैसे इसे संभाल ले। कुंती अब खुद ही किचन में जाकर खाना बनाती है और पसीने से लथपथ हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ कुंती की बहू कंचन अपने कमरे में बैठी टीवी देख रही थी। उसे किसी चीज की फिक्र नहीं थी। अब अनिकेत जब ऑफिस से आता है तो अपनी माँ को पसीने में लथपथ किचन में पाता है। कंचन, कंचन कहाँ हो तुम? अरे तुम कमरे में पंखे में बैठकर आराम से टीवी देख रही हो, और वहाँ मेरी माँ खाना बना रही है। तुम्हें शर्म आती है कि नहीं आती है? आ गए आप? लाइए बैग मुझे दीजिए। आपको पता है ना कि इतनी गर्मी में मुझसे काम नहीं होता। मेरे मायके में तो टॉयलेट तक में एसी लगा हुआ है, और यहाँ पूरे घर में पंखे के नाम पर बस मजाक चल रहा है। दोबारा मुझसे बदतमीजी की ना तो घर से निकाल दूंगा, और सच में तुम्हें इस गर्मी में पूरी जिंदगी मायके में बिठा दूंगा। मुझे धमकी देने की जरूरत नहीं है, मैं तो खुद मायके जाना चाहती हूँ। और ज्यादा मुझे धमकाने की कोशिश की ना तो मैं अपने पापा और भाई को बुलाकर ना मायके चली जाऊंगी। अनिकेत बेटा, बैठ जाओ, ऑफिस से आया है, थका होगा। क्यों लड़ रहा है? इसमें तो कम बुद्धि है ही। अगर इसके पास दिमाग होता तो ये घर में मायके जाने के लिए इस गर्मी में झगड़ नहीं रही होती, बल्कि हमारा साथ दे रही होती।
ये भी आप सही कह रही हो माँ, इसके अंदर दिमाग नाम की कोई चीज है ही नहीं, तभी तो हर वक्त लड़ती रहती है। कंचन की धमकी तो अब कोई सीरियस नहीं ले रहा था। हर बात पे मायके चली जाऊंगी की धमकी तो बिल्कुल भी नहीं। हर किसी के सर में उसने दर्द किया हुआ था। और तो और कुंती भी समझ चुकी थी कि कंचन घर का कोई काम नहीं करने वाली, इसलिए वो अब सुबह खुद ही उठकर कामकाज कर लिया करती। एक रोज विमला का कुंती के घर लड्डू लेकर आना होता है और कुंती को लड्डू खिलाते हुए वो बड़े प्यार से कहती है, अरे कुंती लड्डू खा, बड़ी खुशी की बात है। मेरी बहू मायके से लौट आई है और अपने साथ 2 एसी भी लेकर आई है। एक अपने कमरे में लगवाया है और एक बरामदे में। क्या बात कर रही है? अरे ये तो बड़ी खुशी की बात है। एक तेरी बहू है जो अपने मायके से एसी लेकर आई है, और कहा मेरी बहू सुबह शाम घर में कलेश कर रही है। तेरी बहू कहाँ है? कहीं नजर नहीं आ रही है। अरे बेटे के साथ बाहर घूमने गई है, कह रही है गर्मी लग रही है तो आइसक्रीम खाना है, वही मेरा बेटा उसे घुमाने ले गया है। तू नहीं सुधरने वाली। मैंने तुझे पहले भी बोला था कि तू सास बनकर रह। तुझसे तो तेरी बहू ही नहीं संभलती है और ना ही डरती है। मैं तो कहती हूँ अगर उसने इस बार मायके जाने की धमकी दी तो तू उसे मायके भेज दियो। क्या पता तेरी बहू भी ऐसे 2 एसी लेकर आ जाए। तुझे क्या लगता है मेरे बेटे के ससुराल वाले जो एक नंबर के कंजूस है वो अपनी बेटी को एसी देंगे? ये तो रोज फोन कर रोती रहती है कि यहाँ इतनी गर्मी हो रही है, तो कहाँ इसका बाप एसी पंखा कूलर दे गया इसे। देख, एक पते की बात बताती हूँ मैं तुझे। अगर तेरी बहू गर्मी में मायका जाना चाहती है तो उसे भेज दे। अभी गर्मी खत्म होने में कम से कम 3-4 महीने हैं और इन 3-4 महीनों में उसके घर वाले खुद ही परेशान होकर उसे यहीं भेज जाएंगे। और क्या पता कि वो अपने साथ एसी भी लेके आ गए। बात में तेरे दम तो है, लेकिन तू है ना समझ। कोई बात नहीं, ये भी करके देख लेती हूँ। इतना कहने के बाद जब कुंती की बहू बाहर से घूमकर आती है तो उसे गर्मी लग रही होती है। तो अनिकेत अपनी पत्नी कंचन से कहता है, अभी आइसक्रीम खाकर अगर ठंडी हो गई हो ना तो आप घर के काम में लग जाओ, तो गर्मी तो रहेगी तो काम तो तुम्हें करना ही होगा। बिल्कुल भी नहीं। अगर काम के लिए कहा ना तो मैं मायके चली जाऊंगी। बस बहू, बस मायके चली जाऊंगी, मायके चली जाऊंगी। सुन सुनकर मेरे कान पक गए हैं। अब तो तुझे मायके जाना ही होगा। अनिकेत, अभी के अभी इसका सामान पैक कर और इसको इसके मायके छोड़ कर आ। माँ, इसके बोलने की आदत हो गई, आप क्यों गुस्सा कर रही हो? मैंने तुझे कहा ना, इसे अभी के अभी मायके छोड़ कर आ। तुझे समझ नहीं आ रहा? हाँ तो मैं भी कौन सा यहाँ रहना चाहती हूँ। अरे आपसे तो लाख गुना अच्छे हैं मेरे मायके वाले, और कितने अमीर भी हैं। इस गर्मी में कम से कम मैं एसी की चैन की हवा तो खाऊंगी वहाँ पर। अनिकेत भी अपनी माँ और पत्नी की बात सुनकर कंचन के मायके चला जाता है और उसके बाद ना तो उसे फोन करता और ना ही दोबारा लेने की बात कहता। अब 15 से 20 दिन बाद कंचन के मायके वाले खुद ही कंचन को घर वापस छोड़ जाते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि कंचन के ससुराल वालों ने तो कंचन से नाता ही तोड़ लिया है। अब रिश्ता टूटे, इससे अच्छा वो अपनी बेटी से नाता तोड़कर कंचन के मायके वाले उसे ससुराल में छोड़ जाते हैं। सरला ने अपने बेटे सुबोध की शादी हाल फिलहाल में ही की थी। सरला की बहू खूबसूरती में तो किसी से भी कम नहीं थी, लेकिन उसमें संस्कार भी कूट कूट कर भरे थे। अब शादी के बाद जब सरला की पड़ोसन विमला सरला की बहू कोमल की मुंह दिखाई को आती है। अरे बधाई हो सरू, तू तो सास बन गई। अरे तेरे चेहरे की ये खुशी तो देखते ही बन रही है। चल अब अपनी बहू को दिखा दे, आखिर में मैं भी तो देखूं अपनी बहू की जो इतने दिनों से तारीफ कर रही है, आखिर वो कैसी है। अरे क्यों नहीं, अभी बुला देती हूँ बहू को। अरे ओ बहू, बहू जरा बाहर आ, विमला तुझे देखने आई है। हैं? ये क्या है, इतना लंबा घूंघट? सरला, तू तो ऐसी सास नहीं थी, फिर तूने अपनी बहू के आते ही उसे घूंघट करने पर मजबूर क्यों किया? अरे नहीं नहीं, तू जैसा सोच रही है वैसा कुछ नहीं है। भला मैंने तो बहू को ये कहा है कि तुझे मैं कुछ पहनने से रोक टोक नहीं करती हूँ। नहीं, मैं मान ही नहीं सकती कि तूने बहू को घूंघट करने के लिए कहा ही नहीं है। विमला जब सरला की बहू की मुंह दिखाई के लिए आती है तो वो देखती है कि सरला की बहू घूंघट में तो है, और वो नॉर्मल घूंघट नहीं है। सरला की बहू कोमल लंबे घूंघट में वहाँ खड़ी विमला और सरला की बातें सुन रही थी, लेकिन जब कोमल बात बढ़ता हुआ देखती है तो खुद ही अपना घूंघट उठाकर अपनी सास और पड़ोसन को रोकते हुए कहती है, अरे माँ जी और काके जी, क्या हुआ है? और ये घूंघट के बारे में क्या बात कर रहे हो आप? ये घूंघट के पीछे ना लड़ाई भी मत कीजिए। ये मैंने घूंघट खुद रखा है, माँ जी ने मुझे बिल्कुल भी नहीं कहा है। सुन लिया ना, अब पड़ गई तेरे कलेजे को ठंडक। जरूर तूने बहू को चुकोटी काटी होगी ये बोलने के लिए। सरला, मैंने सच बता रही हूँ,
अभी बहू को ससुराल आए हुए 2 दिन भी पूरे नहीं हुए। तू अपने अंदर की इस खड़ूस सास को जिंदा मत कर। तुझे अब विश्वास ही नहीं हो रहा मेरी बहू की बातों पर, तो क्या ही किया जा सकता है। चल छोड़, बातें ही खत्म करते हैं अब। शाम को सरला का बेटा सुबोध घर आता है और सुबोध कोमल को बाहर घूमने ले जाता है। आज के समय में घूंघट में एक लड़की को देखकर सभी अचंभे रह जाते हैं। अब सुबोध अपनी बाइक बाजार में एक कोने में खड़ी करता है और अपनी पत्नी से कहता है, अरे सुनो ना, इस घूंघट को हटाओ। पूरे रास्ते कहता आया हूँ कि हटाओ हटाओ हटाओ, तुम तो सुनती नहीं हो। अरे नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, मुझे इसकी आदत हो रही है और तुम हो और इसे हटाने की कह रहे हो। सुबोध अपनी पत्नी कोमल को घूंघट हटाने को कह रहा था और कोमल घूंघट हटा ही नहीं रही होती है। ये काफी देर से दो लड़के चाय की दुकान पर बैठकर देख रहे होते हैं। अरे भाई देख, लगता है ये लड़की के साथ जबरदस्ती कर रहा है। हम भी बजरंग दल से हैं। हमारी पत्नी को छोड़कर सारी लड़कियां हमारी बहन हैं, समझा? और ये लड़की भी हमारी बहन हुई। चल अपनी बहन की इज्जत बचाएंगे, इस नास पीटे को कूट के लाठी से मजा चखाएंगे। इसको इतना सूतेंगे कि रात को सो ही नहीं पाएगा। इतना कहने के बाद दोनों लड़के कोमल और सुबोध के पास पहुंचते हैं और सुबोध जैसे ही कोमल का घूंघट उठाने के लिए कोमल की साड़ी का पल्लू पकड़ता है, उन दोनों लड़कों में से एक लड़का सुबोध का हाथ पकड़ लेता है। अरे भाई काहे जल्दी हो रही है तुमको? तनिक रुको, हमसे भी बतिया लो। अरे कौन हो तुम लोग? ये डंडा लिए बदतमीजी क्यों कर रहे हो? हम पति पत्नी का मामला है, बीच में क्यों आ रहे हो? अरे गोलू सुना, कह रहा है हमारे बीच में क्यों आ रहे हो? बजरंग बली का नाम लेकर आज इसको इतना धोएंगे कि सुधर जाएगा। अरे 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 भैया भैया, लेकिन बताओ तो मैंने क्या किया है? अरे कोमल, क्या मुंह देख रही हो? बचाओ ना मुझे इन गुंडों से। अरे अरे मेरी गलती क्या है? लड़की छेड़ेगा, अब तू अपनी बीबी को भी दीदी बोलेगा। साले तुम लोगों की वजह से हमारी माँ बहन घर से निकलने से पहले सोचती हैं। तुम ही लोग होते हो जो उनका मनोबल गिराते हो। हाँ सही कह रहे हो भैया एकदम। अरे ये जैसे लोगों के कारण हमारा देश का नाम बदनाम हो रहा है। मारो इस साले को, बहुत मारो। अरे आप लोग कौन हो और मेरे पति को क्यों मार रहे हो? अरे बहन, तुम डर कर कुछ भी मत बोलो, हम है ना, हम इनको छोड़ेंगे नहीं। अब कोमल की बात वो दोनों लड़के भी मान रहे थे और सुबोध को तो उन्होंने अब अच्छे से पीट दिया था और इतना पीटने के बाद सुबोध चलने लायक भी नहीं बचा था। अब कोमल घूंघट उठाती है और अपने पति सुबोध से कहती है, आप ठीक है ना? कितनी बेरहमी से मारा है मेरे पति को। अरे शांत हो जाओ और घूंघट को नीचे कर लो। तुम्हारे इस घूंघट के कारण मैं बहुत पिट चुका हूँ। अब पिटने की ताकत नहीं है। जी लीजिए, कर लिया। अरे कोई है, मेरी मदद करो, मेरे पति को घर पहुंचाना है मुझे। और उसमें से 2 आदमी निकलते हैं और सुबोध को उसके घर में नीचे फर्श पर पटक कर चले जाते हैं। अरे कमीनो, आराम से तो रखते। और मेरे बेटे को इतना किसने मारा है? मेरा लाल पीला कैसा हो गया? बहू तू कुछ बोलती क्यों नहीं है? ये सब किसने किया और क्यों किया? अम्मा ये सब आपकी इस बहू के कारण हुआ है। अरे क्या जरूरत थी घूंघट लेने की? मैंने तो बोला हटाने के लिए। अरे इसे बाजार लेके क्यों गया मैं? माँ बहुत दर्द हो रहा है, मेरी तो वाट लग गई माँ। फिर आगे तो बोल बहू, तू चुप क्यों है? मेरे लाल के साथ क्या हुआ? ये मेरा ना घूंघट हटाने की कोशिश कर रहे थे, तभी वहाँ 2 बजरंग दल के लोग आए और इनको कूट दिया। माँ इसने घूंघट को तब भी ऊपर नहीं किया जब उन लोगों ने मुझे बहुत मारा। वो पीटते गए, मैं पिटता गया, लेकिन इसका घूंघट तस से मस नहीं हुआ। और जब मैं अधमरा हो चुका था तब जाके इसने घूंघट को ऊपर किया। अरे माँ मर गया। बहू ये तूने क्या करवा दिया मेरे बेटे के साथ? मैंने तो तुझे पहले ही कहा था, मॉडर्न है मॉडर्न ही रहे। जीन्स पहन, टॉप पहन, जो पहनना है पहन, लेकिन घूंघट मत कर। माँ जी, आपको बताया ना, मेरे घर पे परंपरा है, किसी भी लड़की की शादी हो जाती है ना, उसको सर पे पल्लू रखना ही होता है। अरे तो मैं कहती हूँ कि तू उस रिवाज को भूल जा, जो मन करे वो पहन। सरला के लाख समझाने के बाद भी कोमल घूंघट करना नहीं छोड़ती। अब ऐसे ही समय बीत रहा होता है। तभी एक रोज कोमल किचन में काम कर रही होती है, तभी उसे पीछे से एक आदमी आकर पकड़ लेता है। अजी आप भी कितने रोमांटिक है, छोड़िए ना, कोई देख लेगा, मुझे ना शर्म आ रही है। अरे बहू तू सावधान खड़ी रह। अरे तू कौन है? सरला जल्दी आ, देख तेरे घर में चोर घुस आया है। अरे सरला। चोर? मैं तो अपना पति समझ रही थी, लेकिन तुम तो चोर निकले। देखो तुम्हें ना जो ले जाना है ना ले जाओ, लेकिन मुझे छोड़ दो।
तुझे जो चाहिए ले जा, लेकिन मेरी बहू को छोड़ दे। जिसे मैं अपना पति समझ रही थी वो तो चोर निकला। इसे ना मैं सबक सिखाती हूँ। कोमल तभी एक पतीला लेती है और उस चोर के सर पर मार देती है, जिससे कि वो बेहोश हो जाता है और उसे पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। लेकिन विमला अब कोमल से कहती है, देख बहू, तू मॉडर्न है और मॉडर्न बनकर ही रहा कर। तेरे इस घूंघट की वजह से ना जाने और कितने कांड होंगे। हाँ काकी जी, आप सही कह रही हैं। मैं तो बिना घूंघट के ही रहूंगी अब। आज काकी मैं आपकी वजह से बच गई, वरना उस चोर को उन्हें समझ के क्या क्या कह देती। हाँ, वो तो शुक्र मना मेरा जो मैं समय पर आ गई। बहू, पिछली बार तूने यही कहा था कि तू घूंघट करना छोड़ देगी, लेकिन फिर भी तूने घूंघट करके एक नया कांड को अंजाम दे ही दिया। अब तो हम पर मेहरबानी कर बहू। उस दिन के बाद से कोमल भी घूंघट नहीं करती और हर तरह के कपड़े पहना करती। और उस दिन के बाद से कोई ऐसा वाक्य नहीं होता। नहीं तो कोमल के घूंघट की वजह से न सिर्फ कोमल की सास बल्कि पति और वो खुद भी मुसीबत में फंस चुकी होती। और जब कोमल पर खुद बीतती है तब जाकर कोमल अपने घूंघट के फैसले को बदलती है और फिर कभी घूंघट ना करने का मन बनाती है। हालांकि मॉडर्न सरला की बहू बिना घूंघट में भी काफी सुंदर लगती है। पम्मी बेशक पंजाबन थी, लेकिन पम्मी की बहू नंदनी साउथ इंडियन थी, क्योंकि पम्मी के बेटे आलोक की नंदनी के साथ लव मैरिज हुई थी और दोनों ही काफी समय बाद घर पर आए थे। अरे बहू, बड़े दिनों बाद देख रही हूँ तुझे। तू तो वैसी की वैसी ही है। तेरी ये कमर तो और भी पतली हो गई है। ऐसा क्या खाती है? अरे वही खाती होगी, इडली, डोसा, सांभर, वड़ा, जिसे खाकर तो मुझे ऐसा लगता है कि मानो बरसों से भूखी हूँ मैं। हाँ, ये कही ना तूने 100% की बात। वैसे अब बहू आई है तो बहू के हाथ का डोसा, अप्पा, इडली ये सब खाऊंगी जरूर। अरे ये जो तूने अप्पा बोला है उसे अप्पे बोलते हैं। वैसे भी ये सब मुझे ज्यादा पसंद नहीं है, लेकिन बहू के हाथों का साउथ इंडियन खाने के लिए मैं मना नहीं करूँगी। अच्छा, ये सब तो बात की बात है। पहले तू मेरी बहू को अंदर तो आने दे। बहू आजा अंदर। नंदनी बेहद ही खूबसूरत थी और वो जितनी खूबसूरत थी उतनी ही पतली दुबली थी, जिसे देखकर हर कोई यही कहता था कि कितनी पतली दुबली बहू है पम्मी तेरी। अब देर शाम पम्मी हॉल में बैठी होती है, तभी उसका बेटा आता है। माँ, हम बस कल तक ही हैं, तो आप नंदिनी को घुमा देती। अरे कल के लिए? ऐसा क्यों? अगर तेरे पास समय था ही नहीं तो तू नहीं आता। जब मैंने तेरा और बहू का इतना इंतजार कर लिया तो थोड़ा और कर लेती। हाँ माँ, लेकिन काम आ गया है, वो जरूरी ज्यादा है, आप तो जानती हो ना। कल क्यों? तू अभी निकल जा मेरे घर से। तेरे जैसा बेटा होना ना होना बराबर है। 4 दिन के लिए आया है, उसमें भी मुझे अकड़ दिखा रहा है कि काम है, मुझे जाना है। अच्छा ठीक है माँ, 2 दिन और रुक जाता हूँ। अब खुश? पम्मी अपने बेटे की बातों से गुस्सा हो जाती है, लेकिन नंदनी किचन में काम करते हुए ये बातें सुन रही होती है। तभी वो हॉल में आकर अपनी सास से कहती है, माँ जी, मैं यहाँ 1 महीने से ज्यादा रुकने वाली हूँ। अगर किसी को कोई भी काम याद आ रहा है ना तो वो जा सकते हैं। तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है क्या? ये तुम क्या कह रही हो? जो कह रही हूँ ना पूरे होश में कह रही हूँ। मुझे माँ जी के साथ रहना है और माँ जी से पंजाबी डिशेस सीखनी है। वो सब तो ठीक है नंदिनी, लेकिन हम इतना रुक नहीं सकते। अरे यार नंदिनी, मुंबई का काम खराब हो जाएगा, समझो ना थोड़ा। सुन लिया तूने बहू ने क्या कहा? अब जाकर अपने लिए टिकट करवा ले। बहू यहाँ 1 महीने रुकने वाली है। अगर ये रुकेगी ना तो मैं भी रुकूंगा। भला मैं अकेले क्यों जाऊं? वैसे भी उस घर में मुझे बहुत डर लगता है। दिन में भी ऐसा लगता है कोई पीछे खड़ा है। इसके डरने की आदत अब तक नहीं गई। बहू ये सब छोड़ और मुझे बता तू खाने में क्या बना रही है? माँ, खाने में तो डोसा, सांभर और इडली बना रही हूँ। इसमें ज्यादा तेल भी नहीं है और ये हेल्दी भी होता है। ठीक है बहू, तेरे आने से कम मुझे आराम तो मिलेगा। और देर शाम नंदनी सबके लिए साउथ इंडियन डिश बनाती है, जो पम्मी को भी काफी पसंद आती है। सभी खाना खाने के बाद सोने के लिए चले जाते हैं। अब देर रात करीब 12 बजे पम्मी को भूख लग जाती है। अरे अभी तो रात के 1 ही बज रहे हैं और ये क्या? मुझे इतनी भूख क्यों लगी हुई है? जैसे मैं ना जाने कितने दिनों से भूखी हूँ। क्या करूँ? किचन में देखती खाने के लिए कुछ है भी या नहीं। पम्मी इतना बोलकर किचन में जाती है, लेकिन उसे खाने के लिए किचन में कुछ नहीं मिलता। अब पम्मी भी अपना पेट पकड़े हुए हॉल में बैठ जाती है। लगता है आज भूख से मेरी मौत ही होगी। क्या करूं? रजनी से कुछ खाने को मांगू क्या? वैसे भी उसकी खिड़की खुली रहती है। इतना बोलकर पम्मी देर रात ही अपनी पड़ोसन के घर पहुंचती है और खिड़की के रास्ते अपनी पड़ोसन रजनी के कमरे में दाखिल हो जाती है। तभी रजनी की नींद खुल जाती है और वो जैसे ही चिल्लाने लगती है तो पम्मी उसका मुंह बंद करते हुए कहती है, अरे अरे, सारे मोहल्ले को जगा देगी क्या? भूख लगी है, खाने आई हूँ।
इतनी रात तू मेरे घर खाने आई है, वो भी खिड़की टाप कर। हे प्रभु, तू मेरी पम्मी को ये कैसे कैसे दिन दिखा रहा है। इसकी बहू के आते ही घरों का खाना चोरी करने लगी है। पम्मी, मुझसे तेरी ऐसी हालत देखी नहीं जा रही है। मैं तेरे लिए गुड़ से लिपटी रोटी लेके आती हूँ, जो मैंने सुबह ही गाय को खिलाने के लिए रखी है। छी, तूने मुझे गाय भैंस समझ रखा है क्या? अच्छा ये सब छोड़ और बता कि रात में जो कुछ बना था वो बचा हुआ है तो जल ले आ। लेकिन पहले तो तू मुझे ये बता, तेरी बहू ने रात में खाना नहीं दिया क्या तुझे? अरे मुझे तो पहले से ही पता था तेरी बहू से तेरी जिंदगी बन ही नहीं सकती। अरे नहीं, मेरी बहू जैसी बहू तो यहाँ पूरे मोहल्ले में किसी की बहू नहीं है। बल्कि रात में तो बहू ने इडली, डोसा, सांभर सब बनाया था, और तो और मैंने पेट भर कर खाया भी था। लेकिन फिर भी तुझे भूख लगी थी, ऐसा क्यों? कहीं तू मेरे घर किसी मकसद से तो नहीं आई है? क्योंकि मुझे तुझ पे शक हो रहा है। तू मान या ना मान। अरे चुप कर जा और खाने के लिए ले आ। बहू के हाथों का बना डोसा, इडली सब मेरे पेट ने पचा लिया। अरे वो ठहरी मद्रासन और मैं कहाँ पंजाबन। मक्की की रोटी, आलू के पराठे, लस्सी पीने वाली। तो भला उस मद्रासन के खाने से मेरा क्या होगा? तुझे इतना भी समझ नहीं आ रहा? मेरी और उस मद्रासन की कमर को देख। अरे अब समझी, रुक मैं तेरे लिए लाती हूँ कुछ खाने के लिए। अब देर रात पम्मी अपनी पड़ोसन के घर खाना खाकर आती है। अब अगली सुबह जब नंदिनी उठती है तो वो देखती है कि उसकी सास किचन में पराठे बना रही होती है, वो भी मक्खन वाले। माँ जी आप हटिए, मैं बनाती हूँ, और जब तक मैं हूँ ना तब तक आपको आराम करना है बस। बहू तू जाकर खाने के टेबल पर आलोक के साथ बैठ, मैं तुझे पंजाबी डिश खिलाती। अरे हाँ, माँ सही कह रही है। माँ के हाथों का खाना खाओगी ना तो बस उंगलियां चाटती रह जाओगी। अपने पति और सास की बात सुनकर नंदिनी भी खाने के टेबल पर आकर बैठ जाती है और देखती है कि उसकी सास ने आलू के पराठे बनाए हैं और उसके लिए एक बड़े ग्लास वाली लस्सी है। ये आलू के पराठे हैं, ले आलोक, 4 तेरे, 3 नंदिनी के और 5 मेरे। और ये लस्सी, दही जो जिसे लेना हो ले सकता है। माँ जी ये क्या है, इतना भारी आलू का पराठा, और आप मुझे 3 आलू के पराठे खाने को कह रही हो? हाँ हाँ, और नहीं तो क्या। और वैसे भी जैसे तेरी कमर है उस हिसाब से तो मैं तुझे तीनों टाइम ही आलू के पराठे बड़े लस्सी के गिलास के साथ दूं। नहीं नहीं माँ जी, मुझसे तो ये आधी भी नहीं खाई जाएगी। ये आप कैसी बात कर रही हो? अरे चुपचाप खा और सारे खत्म हो जाने चाहिए। तेरे हाथों का डोसा, इडली खाकर तो मुझे मौत ही आने वाली थी भूख से। लेकिन भला हो अपनी पड़ोसन रजनी का, जिसने मुझे रात का बचा हुआ खाना खिला दिया। हाँ माँ, मुझे भी ये डोसा, इडली, सांभर ये खाने के बाद भी ना मुझे भूख लग जाती है। और ये कितना हल्का खाना है, ये तो आपको भी पता है। अब कुछ देर बाद ही 3 आलू के पराठे खाने के बाद नंदिनी को चक्कर सा महसूस होता है और वो उल्टियां करने लग जाती है। ये देखकर आलोक अपनी माँ पर चिल्लाने लगता है। माँ, क्या जरूरत थी आपको नंदिनी को जबरदस्ती आलू के पराठे खिलाने की? जरूरत तो थी ही ना, देख कितनी कमजोर है ये। और अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ, तू इसे कमरे में लेकर चल। अब पम्मी का फैमिली डॉक्टर आता है और वो नंदिनी को देखता है और पम्मी और आलोक से कहता है, देखिए आप लोग खामखा घबरा रहे हो। अरे दरअसल ये बात है कि आपकी बहू माँ बनने वाली है और आप पापा और आप दादी। अबे ओए, कैसा डॉक्टर है तू? मेरी बीबी ने आलू के पराठे खाए जिसके कारण उसे उल्टी हुई और तू कह रहा कि माँ बनने वाली है। देखिए आपको मुझ पे यकीन ना हो तो ठीक है, कहीं और ले जाइए और दिखा लीजिए, वो भी यही बात बोलेगा कि ये माँ बनने वाली है, इस कारण इन्हें उल्टी हुई है, ना कि आलू के पराठे खाने से। आप सही कह रहे हो, मैं बाप बनने वाला हूँ। माँ सुना आपने, आप दादी बनने वाली हो और मैं बाप। अब तो बहू तब तक मेरे साथ रहेगी जब तक मैं दादी नहीं बन जाती। इस इंसिडेंट के बाद तो पम्मी अपनी बहू का और भी ज्यादा ख्याल रखने लगती है और उसे थोड़ा थोड़ा ही खिलाती है, लेकिन अपनी बहू की मर्जी का, और वो अपनी बहू का पूरा ध्यान रखती है।